नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये पेटेंट के संबंध के कानून के बारे में बात करता है। हाल ही में नया अमेंडमेंट किया गया है एंटी डिस्क्लोजर लॉ के संबंध में, तो इसी बारे में ये बात करता है। हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये जो अमेंडमेंट आया है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंस रहा है, कौन सी पीआईएल फाइल हुई है और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का क्या प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है महिला किसानों के बारे में। हम जब भी किसान की बात करते हैं तो हमारे दृष्टि में जो हमारी पहली इमेज आती है वो यही रहती है कि एक पुरुष है वो किसान है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसी बारे में बात करेंगे। साथ में जो 3 कानून हैं जिनके बारे में पूरी चर्चा चल रही है इतने दिनों से, उनके बारे में भी क्या वुमेन फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज एंड फ्लैश होता है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है, न्यायिक परीक्षा के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो ये है कि नॉर्थन सी रूट ये किस महासागर से पास होता है। जो उत्तरी सागर जो मार्ग है वो किस महासागर से जाता है। आपका ऑप्शन ए है अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी है आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, या ऑप्शन डी नॉर्वेन सी जो नॉर्वे का समुद्र है वो। आपका जो भी उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। वह ये है कि पेटेंट का क्या महत्व है। खासकर जब भी हम बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे पेटेंट का क्या महत्व है और भारत में इसके संबंध में कौन से कानून हैं, कौन से प्रोविजंस हैं, इस बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग रिजीम के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 लाए गए हैं, जो कि एक पीआईएल फाइल की गई थी, उसके बाद में ये लाए गए हैं। तो उस पीआईएल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो पीआईएल थी ये शमनत बशीर के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में 2015 में लगाई गई थी। उसके बाद में ये अमेंडमेंट आए हैं, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि पीआईएल क्या थी। तो जो पीआईएल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी वो बात करती थी कि जो फॉर्म 27 होता है जो कि डिस्क्लोजर रिजीम के बारे में बात करता है, तो उसमें जो भी जानकारियां है उसको और अच्छे से बनाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी खामियां देखने को मिली थी। जो बहुत सी कंपनीज थी वो फॉर्म 27 फाइल ही नहीं कर रही थी। यहाँ पर जो पेटेंटीज थे, जो लाइसेंसेस थे, ये फाइल ही नहीं कर रहे थे। उसके अलावा जो फाइल भी कर रहे थे उसमें काफ़ी खामियां थी। तो इसके बेटर इन्फोर्समेंट के लिए कि अच्छे से प्रभावी हो, इसके लिए ये पीआईएल फाइल की गई थी कि फॉर्म 27 में सुधार हो और बराबर जो पेटेंटी से, लाइसेंसी से जो कंपनीज है वो इसे फाइल करें। उसके बाद में जो अमेंडमेंट अभी हाल ही में 2020 में लाया गया है, ये क्या करता है, ये जो संशोधन है, जो अमेंडमेंट है, ये फॉर्म 27 को और वीक करता है। क्योंकि फॉर्म डज नॉट सी, क्योंकि जो फॉर्म है इसमें कुछ जानकारियां नहीं है, जैसे द मोस्ट बेसिक डेटा रिक्वायर्ड फॉर असेसमेंट दैट इज टोटल यूनिट्स ऑफ इन्वेंशन मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्टेड इन इंडिया। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि असेसमेंट के लिए काफ़ी काम आती है, जैसे टोटल यूनिट्स ऑफ इन्वेंशन, कितनी यूनिट्स का इन्वेंशन हुआ, कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई, कितनी इंपोर्ट हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है, जो कि पेटेंट को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर सकता है। तो लैक ऑफ डेटा हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जिससे एक पेटेंट का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो सकता है। तो डिस्क्लोजर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें देखने की आवश्यकता है कि पेटेंट एक एक्ट जो 1970 का है उसमें क्या है। तो सेक्शन 146 कहता है कि रिक्वायर्स एवरी पेटेंटी एंड लाइसेंसी टू सबमिट एनुअल स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग
द एक्सटेंट टू विच दे हैव वर्कड द इन्वेंशन इन इंडिया। तो इन्वेंशन पे कितना वर्क किया गया है भारत में खासकर उसके बारे में एक वार्षिक स्टेटमेंट इन्हें देने की आवश्यकता होती है, जो कि मदद करता है helps potential competitor to determine whether patentee has worked the invention in India and made it sufficient available to public at reasonable prices। तो इससे साथ में जो कॉम्पिटिटर है उनको भी पता चलता है कि भारत में इन्वेंशन इन इंडिया में कितना वर्क किया गया है, साथ में पब्लिक को ये कितनी रिजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल किया गया है इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। सो द डिस्क्लोजर इज टू बी मेड इन फॉर्म 27 रूल्स 2003। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर जो है वो फॉर्म 27 में देने की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ है। तो यहाँ पे दिस डिस्क्लोजर बाय बेयर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ग्रांटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस टू नाटको ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। तो भारत का जो पहला एंटी कैंसर ड्रग था उसको लाने के लिए इस प्रोविजन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस नाटको वर्सेस बियर का जो केस है इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो आप ये जानकारी नोट कर सकते हो। उसके साथ में जब भी हम कंपलसरी लाइसेंस की बात करते हैं तो कुछ सवाल आते हैं कि पेटेंट क्या है। जैसे कि हमें समझने की जरूरत है कि पेटेंट एक इन्वेंशन, प्रोडक्शन या प्रोसेस होती है जो कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है। मुख्य जो कानून है इसके वो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 और साथ में TRIPS ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके साथ में ऑथराइजेशन गिवन टू अ थर्ड पार्टी बाय गवर्नमेंट की थर्ड पार्टी के को ऑथराइजेशन दिया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस इन्वेंशन को बनाने की, जो कि सरकार के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस है जैसे सेक्शन 8492A जो इस ऑथराइजेशन की कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात करता है। उसके अलावा जो इम्पैक्ट है ये इनोवेशन पे पड़ता है, कंपटीशन और कॉस्ट पे, जैसे रिजनेबल कॉस्ट पे ये पब्लिक को अवेलेबल रहना चाहिए, उस पर भी प्रभाव डालता है। उसके साथ में पेशेंट्स जो भी इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है इसका जो उपयोग करते हैं वैसे पेशेंट्स पे प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पे। तो समाचार में कैसे है, 3 फार्म लॉस जिन पे डिबेट चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से डिबेट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में, अभी तक कुछ ऐसा ठोस चीज़ सामने नहीं आई है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है वुमेन फार्मर्स की, जो महिला किसान हैं उनके ऊपर। तो भारत में हम जब भी किसानों के बारे में बात करते हैं तो हमारी दृष्टि में जो सबसे पहली इमेज आती है वो होती है एक पुरुष किसान की। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो वुमेन फार्मर्स इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस 73.2% ऑफ रूरल वुमेन आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं 73.2% ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये किसी ना किसी तरीके से ग्रामीण एक्टिविटीज में जुड़ी हुई है। अगर हम इन 73.2% महिलाओं की बात करें तो उनमें केवल 12.8% ही ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास में खुद की लैंड होल्डिंग है, खुद की जमीन है, जिनके पास में उस जमीन का हक है। तो यहाँ पर जो ओनरशिप है, जो मालकाना हक है, वो डिनाई कर दिया जाता है क्योंकि हमारा कल्चर, सोशल अगर सिस्टम देखें, हमारे रिलीजियस फोर्सेस देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसके कारण ये ओनरशिप डिनाइड की जाती है खासतौर पे महिलाओं के लिए। उसके साथ में इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि 83% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज इनहेरिटेड बाय मेल्स एंड लेस देन 2% बाय फीमेल्स। तो 83% जो एग्रीकल्चर लैंड है ये पुरुषों के द्वारा इनहेरिट की जाती है और महिलाओं की बात करें तो ये 2% से भी कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि 82% वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स की, मतलब अब ये एग्रीकल्चर वर्कर्स वो होते हैं जिनके पास में या तो बहुत कम ज़मीन हो या तो बिल्कुल भी ज़मीन नहीं हो। तो ये एग्रीकल्चर वर्कर्स, लेबरर्स काम करते हैं। तो जो 82% वुमेन है एग्रीकल्चर वर्कर्स उसमें खास तौर पे SC, ST और OBC है। तो जितनी टोटल महिलाएं हैं उसमें 82% जो है वो SC, ST और OBC समुदायों से आती है। उसके साथ में नो रिकॉग्नाइजेशन एज फार्मर बाय गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो समस्या हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जब भी फार्मर की डेफिनेशन जो सरकार के द्वारा दी गई है
उसमें केवल उन्हीं लोगों की बात की गई है जिनके पास में ज़मीन का ओनरशिप है, जिनके पास ज़मीन का हक है। पर उन लोगों का क्या जो कि किराए से वो ज़मीन लेकर उस पे खेती करते हैं या उस पे एज ए एग्रीकल्चर लेबरर वर्क करते हैं, इनको फार्मर की डेफिनेशन में सरकार के द्वारा नहीं रखा गया है। अब इससे प्रभाव ये पड़ता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट्स और स्कीम्स लाई जाती है, इनका जो फ़ायदा है केवल उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो फार्मर की डेफिनेशन में, मतलब जिनके पास में ज़मीन है। तो जैसे इस बेनिफिट्स हो गए, लोन के हो गए, लोन वेवर्स के हो गए, क्रॉप इंश्योरेंस के हो गए, सब्सिडी के हो गए, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़े इस फार्मिंग सेक्टर में जो लोग हैं उससे वंचित रह जाते हैं। उसके अलावा फार्म लॉस के बारे में भी एक टिप्पणी की गई है इस आर्टिकल में। तो वो बात करता है कि एमएसपी को जब तक आप लीगल राइट नहीं बनाएंगे तब तक फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होते रहेगा। उसके साथ में अगर आप महिला वर्कर की बात करते हैं जिनकी साक्षरता अपने आप में बहुत कम है, तो वो कैसे एग्रीमेंट को समझ पाएंगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाएंगी, कैसे नेगोशिएट कर पाएंगी ट्रेडर से, कॉरपोरेट से, तो ये भी एक सवाल उठाया है। उसके अलावा नो बार्गेनिंग पावर इन द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का अगर कॉर्पोरेटीकरण होता है तो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर जो है वो भी खत्म हो जाएंगी किसानों के पास से। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। राइटर का अपना ओपिनियन था। आपकी भी अगर कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। उसके साथ में आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया था, आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप डैश इनर सर्कल। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप लॉ सीखो की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।